Good afternoon, students. Today we will study the next topic of chapter 10, International Trade. But before going through the next topic, let's quickly revise what we studied in our last class. तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी थी मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में. ठीक है, मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोगों ने पढ़ा कि जब दो कंट्रीज़ के बीच में, एटलीस्ट टू कंट्रीज़ के बीच में बाइंग एंड सेलिंग होती है गुड्स और सर्विसेज की, तो उसको कहते हैं हम इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड को हम इंटरनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इंटरनेशनल ट्रेड को हमने बेसिकली 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया है: एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंटरपोर्ट, जिसको हम री एक्सपोर्ट भी कहते हैं. एक्सपोर्ट का मतलब होता है बच्चों कि किसी भी फॉरेन कंट्री को अपना गुड्स सेल करना. ठीक है, जब हम अपना सामान किसी दूसरी कंट्री को सेल करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट. ऑन द अदर हैंड, अगर हम किसी दूसरी कंट्री से सामान परचेज करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो इंपोर्ट है. ठीक, इसके बाद में हमने बात करी एंटरपोर्ट के बारे में. एंटरपोर्ट में क्या होता है, किसी दूसरी कंट्री को सामान, किसी दूसरी कंट्री से सामान परचेज करना इस जो है ऑब्जेक्टिव के साथ में कि वो सामान वापस से किसी दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट किया जाएगा, मतलब किसी दूसरी कंट्री को वो सेल किया जाएगा, उसको कहते हैं हम एंटरपोर्ट. ठीक है, इसमें हमने आपको कल एग्जाम्पल बताया था. ऐसे इंडिया ने अमेरिका से सामान परचेज करा और वापस उस सामान को चाइना को सेल आउट कर दिया, तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एंटरपोर्ट. ठीक है, लेटर ऑन हमने बात करी थी नेक्स्ट टॉपिक में अपना नेचर ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में. ठीक है, तो क्या फीचर्स होते हैं एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस के. इसमें सबसे पहला हमने पढ़ा था कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 कंट्रीज़. एटलीस्ट अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपकी 2 कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए. ठीक है, एक कंट्री से कभी भी जो है फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस नहीं हो सकता है. 2 कंट्रीज़ का इन्वॉल्व होना ज़रूरी ही है. ठीक, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा पेमेंट इन फॉरेन करेंसी. आपको जो भी पेमेंट करना होगा वो फॉरेन करेंसी में करना होगा. जैसे सपोज अगर हम किसी दूसरी कंट्री से, अगर हम अमेरिका से सामान खरीद रहे हैं तो हमको जो पेमेंट करनी होगी वो अमेरिका की करेंसी में करनी होगी. अगर अमेरिका हमसे सामान खरीद रहा है तो अमेरिका हमें हमारी करेंसी में पेमेंट करेगा, इंडिया की करेंसी में, रुपीज़ में पेमेंट करेगा. ठीक है, इसमें हम लोगों ने इतना पढ़ा. सो चिल्ड्रन, आज हमें जो टॉपिक कवर करना है, जिस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे वो है प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. ठीक है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं इंटरनेशनल बिजनेस को कैरी करने के लिए. ठीक है, ऐसी कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसी कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं इंटरनेशनल बिजनेस में. तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पर है लीगल प्रोसीजर. ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट, लीगल प्रोसीजर का क्या मतलब है बच्चों. लीगल प्रोसीजर का मतलब है कि जब भी किसी कंट्री को इंटरनेशनल बिजनेस में जाना होगा तो वो क्या करेगी, उसको एक बहुत लंबा, मतलब प्रॉपर एक लाइसेंस लेना पड़ता है कि कौन सा सामान उसको एक्सपोर्ट करना है, कौन सा सामान उसको इंपोर्ट करना है. हर चीज़ के लिए उसको एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है. और ये लाइसेंस लेना, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, दिस इज़ अ वेरी वेरी लेंदी प्रोसेस. ठीक है, तो इंटरनेशनल बिजनेस ऐसे ही नहीं हो जाता है, एक बहुत ही लंबे प्रोसेस में लॉ के अंडर हमें जो है अपना बिजनेस कंसीडर कराना पड़ता है. Import or export of goods involves a lengthy and complicated procedure. Prior permission of the government has to be obtained before exporting or importing गुड्स और सर्विसेज. पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि ये सामान आपको दूसरी कंट्री को सेल करना है. ठीक है, और वैसे ही आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि आपको ये सामान दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना है. तो मतलब बिना गवर्नमेंट के परमिशन के एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है.
इसीलिए और गवर्नमेंट से परमिशन लेने में एक बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, ठीक है। आपको प्रॉपर जो है फॉर्म फिल करना होगा, प्रॉपर आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, तो उसमें एक बहुत ज़्यादा टाइम इंटरवल लग जाता है। तो इसलिए इसको लीगल प्रोसीजर माना गया है और साथ ही साथ लेंदी प्रोसेस भी माना गया है। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो है रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, ठीक है। और रिस्ट्रिक्शंस कौन लगाता है? ये गवर्नमेंट लगाती है। गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, आप यही सामान एक्सपोर्ट कर सकते हैं या आप यही सामान इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बिजनेसमैन अपनी मनमर्जी से सामान का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं कर सकता है, लाइसेंस लेने के बाद में भी नहीं कर सकता है। जब तक वो गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ले लिया, गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं इस सामान का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं होगा, तो वो सामान का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। In international business, the international business is not as free as internal trade. In case of several items, export and import license has to be obtained. Many restrictions are imposed by the government on export or import of certain items. ठीक है? Then thereafter, the next point is high risk. बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है। आपने दूसरी कंट्री में सामान भेजा, दूसरी कंट्री में सामान भेजने के बाद में अगर आप वो सामान आपने शिप से भेजा, तो शिप में जो है हो सकता है वहाँ पे बाढ़ आ गई हो, फ्लड हो गया हो, कुछ भी हो जाए, ठीक है। आपका सामान रास्ते में ख़राब हो सकता है। अगर वो जो है ग्लास मटेरियल है तो वो रास्ते में टूट सकते हैं, चोरी हो सकते हैं, बहुत टाइप की दिक्कतें होती हैं। तो देयर इज़ वेरी हाई रिस्क इन इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। The risk involved in international business is much higher than in internal trade. Due to long distances, there is risk of damage of goods in transit. तो यहाँ ट्रांजिट वर्ड दिया है। ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ते में, ठीक है। रास्ते में आपका सामान आप दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं तो बहुत लंबा डिस्टेंस होता है, और इसी डिस्टेंस की वजह से वो रास्ते में सामान डैमेज भी हो सकता है, और सारा डैमेज का, सारे नुकसान की जो भरपाई होगी वो किसको करनी पड़ेगी? जिसने पर्सन ने सामान भेजा है, ठीक है, मतलब कि एक्सपोर्टर को करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बहुत लंबा रिस्क है। डिफरेंट लैंग्वेजेस, अगर एक कंट्री है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कंट्री का जो पर्सन है, जो सामान हमसे ख़रीद रहा है, तो एक दूसरी कंट्री का जो है लैंग्वेज समझ सकें, ठीक है। तो कन्वर्सेशन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, और इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए किसी एक इंटरमीडियरी को अपॉइंट करना पड़ता है, जो दोनों जो है कंट्रीज़ की लैंग्वेज को समझ करके एक दूसरे को जो है मैसेज डिलीवर कर सके। तो सबसे बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो दो कंट्रीज़ होती है उनके बीच की लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन एंड रिटन इन डिफरेंट कंट्रीज। ट्रेडर मस्ट अपॉइंट समवन टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फॉरेन लैंग्वेज। और क्या करना पड़ेगा? अपॉइंट करेंगे तो आपको कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे, आपको कुछ खर्चा भी उसको देना पड़ेगा, है ना, सैलरी देनी पड़ेगी। तो इसमें भी एक एक्सपेंस आपका जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम मानी जाती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी का अरेंजमेंट करना पड़ता है। आपको अपनी ही कंट्री करेंसी में जो है पेमेंट नहीं करना है, आपको क्या करना है? फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है। तो उस फॉरेन करेंसी का भी आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो आपको जो भी उस कंट्री का आरबीआई है वहाँ जाना होगा, वहाँ से अपनी करेंसी को फॉरेन करेंसी में जो है चेंज कराना होगा, देन यू हैव टू मेक द पेमेंट। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम, ठीक है। For making payment of import, importer has to arrange foreign currency which involves lengthy procedure। और इसमें भी एक बहुत लेंदी प्रोसीजर होता है, ठीक है। फॉरेन करेंसी में भी आपको ऐसे ही नहीं हो जाता है कि आपने जो है कहा और आपकी करेंसी जो है वो फॉरेन करेंसी में जो है ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है। उसमें भी एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है जिसको टाइम लगता है फॉलो करने में। सो प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा वो था लीगल प्रोसीजर, ठीक है। एक बहुत लंबा प्रोसीजर आपको जो है फॉलो करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी लेंदी एंड लीगल प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिस्ट्रिक्शंस। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट हम पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि नहीं आप यही सामान जो है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते हैं। तो अपनी मनमर्जी से बिजनेसमैन इसको नहीं कर सकता।
नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा हाई रिस्क, ठीक है। रास्ते में सामान आपका ख़राब हो सकता है, चोरी हो सकता है, टूट फूट सकता है, बहुत टाइप के रिस्क होते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्क जो है फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा डिफरेंट लैंग्वेजेस। एक कंट्री है, वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी कंट्री की लैंग्वेज समझ पाए, तो इसके लिए एक इंटरमीडिएरी को अपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है, जो दूसरी कंट्री की लैंग्वेज एक कंट्री को जो है एक्सप्लेन कर सके और एक कंट्री की लैंग्वेज दूसरी कंट्री को एक्सप्लेन कर सके। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर आपको सामान इंपोर्ट करना है, बाय करना है, तो आपको फॉरेन करेंसी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा और ये भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। सो चिल्ड्रन, द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू कवर टुडे इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड के बीच में क्या डिफरेंस होता है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। सो द फर्स्ट डिफरेंस इज मीनिंग, ठीक है। सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे मीनिंग के सेंस में। इंटरनल ट्रेड रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, अपनी ही कंट्री की अंदर अगर आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं सामान की, तो वो आपका कहलाएगा कि वो इंटरनल ट्रेड है। एक्सटर्नल ट्रेड रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री। अगर दो कंट्रीज आपस में बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम, वो है एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रीज इन्वॉल्व। तो इन इंटरनल ट्रेड ओनली वन कंट्री इज इन्वॉल्व। इंटरनल ट्रेड में अपनी ही कंट्री में सामान की बाइंग एंड सेलिंग होती है, तो इन दिस ओनली वन कंट्री इज इन्वॉल्व। वेयर एज इन एक्सटर्नल ट्रेड मिनिमम टू कंट्रीज आर इन्वॉल्व। एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में मिनिमम कम से कम हमारी दो कंट्रीज होनी ही होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट रिस्क, लेस डिग्री ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व। यहाँ पर जो रिस्क होता है वो कम होता है, क्योंकि अपनी ही कंट्री में सामान आपको भेजना है, तो आप सामान की पैकिंग बहुत सही से करके तब भेज सकते हैं, ठीक है। कैसे सामान भेजना है ये सब आप बहुत ध्यान में रख करके भेज सकते हैं। बट इन केस ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड हाई डिग्री ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व। कितनी अच्छे से पैकिंग करी हो, सामान के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड में इंटरनल ट्रेड के कंपैरिजन में। करेंसी यूज्ड, पेमेंट्स आर मेड एंड रिसीव्ड इन होम करेंसी ओनली, ठीक है। पेमेंट जो करना होगा, जो सामान खरीदेगा और जो सामान बेचेगा, दोनों को पेमेंट जिसको करना होगा वो भी और जिसको रिसीव करना होगा वो भी अपनी ही करेंसी, अपनी ही कंट्री में जो करेंसी चलती है उसी में करेगा। जैसे इंडिया में रुपीज़ चलते हैं तो रुपीज़ में ही पेमेंट होगा, ठीक है। बट पेमेंट्स आर मेड एंड रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी ओनली इन केस ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होगा, पेमेंट रिसीव या आपका पेमेंट आप करना होगा आपको फॉरेन करेंसी में, ठीक है। अगर आप दूसरी कंट्री से सामान परचेज कर रहे हैं तो आप दूसरी कंट्री करेंसी में ही पेमेंट करेंगे, अपनी कंट्री करेंसी पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट्स आर मेड बाय कैश और चेक। तो यहाँ पर इंटरनल ट्रेड में आपका जो पेमेंट होता है वो आप कैश में भी कर सकते हैं और चेक से भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही अपनी करेंसी को जो है इंडिकेट कर रही हैं, कैश भी और चेक भी। बट इन केस ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड पेमेंट्स आर मेड थ्रू बिल ऑफ एक्सचेंज और थ्रू बैंक। यहाँ पर जो पेमेंट होगा वो बिल ऑफ एक्सचेंज में होगा। ये आप अकाउंट्स में हम पढ़ा चुके हैं आपको कि व्हाट इज़ बिल ऑफ एक्सचेंज, और आपका बैंक के थ्रू होगा, ठीक है। आप कैश और चेक में पेमेंट नहीं कर सकते हैं, या तो बैंक उसका पेमेंट करेगा या बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू उसका पेमेंट हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंटरनल ट्रेड में जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है वो रोड, मतलब जो है सामान रोड से जा सकता है, रेलवे से भी जा सकता है। बट इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो हमारा जो ट्रांसपोर्ट का मीडियम होगा वो जनरली हमारा ऐसे तो सी होता है, लेकिन सी और एयर ट्रांसपोर्ट में से कोई भी ट्रांसपोर्ट का आप मीडियम ले सकते हैं, ठीक है। सो द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड्स आर, द फर्स्ट वन इज योर मीनिंग, सेकेंड वन इज कंट्रीज इन्वॉल्व, थर्ड वन इज रिस्क, फोर्थ इज करेंसी यूज्ड, fifth is mode of payment and the last one is mode of transport,
ठीक है, आपको ये सारे पॉइंट्स बच्चों बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, इसको पढ़ेंगे और प्लीज़ लर्न इट वेरी केयरफुली. ओके, सो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. द नेक्स्ट टॉपिक वी विल कवर टुमारो. ओके, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल.